वैसे लोग जो नए हैं उनके लिए मैं बहुत ही ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार गौरव है। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और अभी मैंने रिसेंटली फैमिली लॉ का क्लास भी कंप्लीट करा है। और वही बच्चे जो फैमिली लॉ का क्लास मेरा अटेंड किए थे, आपके क्लास शुरू होने से पहले जो क्लासेस अभी चल रही हैं लॉ फैकल्टी में, उससे पहले हमने एक कोर्स शुरू किया था। तो वही बच्चे ने काफ़ी रिक्वेस्ट करा है, तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और जब मैं ये उनके लिए बना रहा था, तो मैंने सोचा कि और भी लोग जो किसी भी फैकल्टी में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है, हम एक-एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप जो-जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका किस तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। और ये जो आपने करीब 15 से 20 क्वेश्चन्स आपने बताए हैं, ये वैसे क्वेश्चन्स हैं, जो मैंने भी अपने समय में फेस किया है। तो शायद मैं इसको सही तरीके से एड्रेस कर पाऊँगा और आपको कम से कम एक इस लेक्चर को खत्म होने के बाद एक कंक्लूजन आपके पास कुछ ना कुछ होगा और उसको यदि इम्प्लीमेंट आप करेंगे अपने लाइफ में, तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। पहला जो क्वेश्चन आपका है कि अपने आप कैसे पढ़ें? अपने आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे पढ़ें? ये सबसे बड़ी समस्या है कि अपने आप आखिर कैसे पढ़ें? जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो समझ में आती है, ठीक है, बुक है हमारे पास, अपने आप पढ़ लेते हैं कुछ भी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप एक लॉ स्टूडेंट और लॉ को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा लॉ में, लॉ के बेसिक चीज़ों को समझने के लिए। तो उसके लिए ये है कि शुरुआत में यदि आप सोचेंगे अपने मर्ज़ी से पढ़ लें, तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा और ख़ास करके ज्यूरिस्प्रूडेंस जैसे सब्जेक्ट में या फिर आईपीसी जो टेक्निकल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। टीचर के असिस्टेंस से ही पढ़ना ज़्यादा उचित होगा। इसलिए वैसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि अपने आप पढ़ लेंगे, तो फिर वो मुश्किल होगा और यही कारण है कि जो लॉ का कोर्स होता है, वो डिस्टेंस लर्निंग मोड में नहीं कराया जाता। उसका कारण यही है कि अपने आप नहीं पढ़ सकते, वो प्रैक्टिकल चीज़ है। जिस तरीके से एमबीबीएस का जो कोर्स है, वो अपने आप रूम में बंद होकर के नहीं पढ़ा जा सकता। उसके लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए हमें अलग-अलग तरीके के एग्जाम्पल चाहिए। प्रैक्टिकल जो है सब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है उसको अपने से तो आप अभी फिलहाल इस स्टेज पे पढ़ना थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इसलिए ये सजेस्ट मैं नहीं करूँगा कि अपने से पढ़ें। कैसे पढ़ना है ये मैं ज़रूर आपको बता दूँगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे। आप 2-3 चीज़ का तो नाम आपने सुना होगा। पहला है बेयर एक्ट, पहला बेयर एक्ट का नाम आपने सुना होगा। दूसरा आपने सुना होगा केस मटेरियल का नाम सुना होगा, ठीक है? तीसरा जो नाम आपने सुना होगा, दुक्की का नाम सुना होगा, ठीक है? ये 3 चीज़ तो आप जानते ही होंगे और चौथा हम ऐड कर देते हैं कि बुक। जो भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका कोई ना कोई बुक ज़रूर होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे मटेरियल्स हैं, पढ़ें तो पढ़ें किसको? यदि हम बुक को स्टार्ट करते हैं, तो इतना समय हमारे पास नहीं मिल पाता कि फिर बाकी सबको देख पाएँ। तो आखिर बेयर एक्ट को यदि पढ़ते हैं, तो पूरा कवर नहीं हो पाता है। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर करें तो कैसे करें? क्या कर सकते हैं? केस मटेरियल में चले जाएँ, तो लैंग्वेज ही पता नहीं चलेगा आपको। आप जो है अभी जो क्या क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे होंगे, तो मेयर हैंस जॉर्ज का केस पढ़ रहा होगा आपने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यस सर। है ना? वो यस सर। कम से कम मेरे समय में तो 40-45 पेज का था। पता नहीं अब कितना एडिटेड है, आई डोंट नो, बट मोर और लेस यस उतना ही सर। होगा, यस सर। उतना ही होगा। तो जब आप 40 पेजेस का देखते हैं कि पहला ही है और सिर्फ इसमें ये समझ में आएगा कि मेंस रिया का मतलब क्या होता है। मतलब एक वर्ड को समझने के लिए 40 पेज पढ़ेंगे, वो भी एडिटेड मटेरियल, उसमें तो 90% लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। ऊपर से क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच-बीच का जो चीज़ है ना, वो उससे हटा लिया गया है। पूरा जो लंबा केस होता है, यदि आप इंडियन कानून पे देखेंगे तो कई गुना ज्यादा होता है। उसको बीच-बीच से हटा देते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वही रखते हैं। तो शुरुआती दौर में बड़ा मुश्किल होता है इसको समझना कि आखिर समझे तो कैसे समझे? ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो है एक लॉन्ग टर्म में 1-2 महीना आप पढ़ेंगे तो चीजें ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट, जैसे मान के चलिए कि आईपीसी लिया। आईपीसी लिया तो पहला जो भी टॉपिक है, उसके आईपीसी के केस मटेरियल को देखिए। केस मटेरियल के पहले 2 पेज जिसमें इंडेक्स दिया रहता है कि क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या आपका सिलेबस है और कौन-कौन से केसेस इसमें पढ़ने हैं। ये आपने देखा होगा, इतना देखा है सारे लोगों ने? यस सर। ठीक है। इतना जब देखा है, तो सबसे पहला क्या करना है कि केस मटेरियल का पहला 2 पेज का फोटोकॉपी करवा लेना है और अपने पास रखना है। ठीक है? अब बाकी सब सिलेबस को भूल जाइए। पहला यूनिट यूनिट 1 चेक करना है, यूनिट 1 निकालना है। यूनिट 1 निकालने के बाद आपको टॉपिक का नाम मिल जाएगा कि आखिर क्या है टॉपिक। अब टॉपिक के नाम के नीचे लिखा रहेगा कि इससे रिलेटेड सेक्शंस कितने हैं, इससे रिलेटेड सेक्शंस कितने हैं।
सबसे पहले राउंड में क्या करना है, उन तमाम सेक्शंस को क्या करना है, नोट डाउन करना है, और उन तमाम सेक्शंस को कहां से पढ़ना है, आईपीसी का जो बेयर एक्ट है उससे हमें कंप्लीट करना है। सिर्फ एक टॉपिक का, एक जो पहला टॉपिक है उसमें कितने सेक्शंस हैं उसको पढ़ना है आईपीसी के बेयर एक्ट से, पूरा का पूरा पढ़ जाना है, चाहे वो समझ में आए नहीं आए उसको छोड़ दीजिए। जब आप आईपीसी के बेयर एक्ट को पढ़ लेंगे, जितने भी सेक्शन एक टॉपिक के होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके लिए फिर आपको क्या करना है कि इसमें जो इस टॉपिक में जो केसेस होंगे, लिखे हुए केसेस का नाम लिखा हो रहता है कि इस टॉपिक से ये केसेस हैं। जब आप बेयर एक्ट को पढ़ लेंगे तो बेसिक आइडिया मिल जाएगा, चाहे वो समझ में आए या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा आखिर क्या है, मेंस रिया क्या है वो समझ में आ जाएगा। जो कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, इसमें इसका मतलब क्या होता है, बेसिक आइडिया तो मिल जाएगा कि 299 आप पढ़ेंगे तो कल्पेबल होमिसाइड के बारे में पता चलेगा, 300 पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पता लगेगा, बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि उसमें जो केसेस दिए गए हैं, उस पार्टिकुलर टॉपिक में केसेस दिए गए हैं, उस केसेस को पढ़ना है, ठीक है। अब दिक्कत है कि वो केसेस आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, पढ़ना ही है। यदि आप केस मटेरियल को अभी छोड़ देंगे तो बड़ा समस्या आने वाला है बाद में। शॉर्टकट्स भी उपलब्ध हैं आपके सामने, जैसा कि एक यहाँ पे आपने कहा अभी कुछ देर पहले कि सर बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि दुक्की पढ़ लें, तो दुक्की क्या पढ़ें या नहीं पढ़ें, आप थोड़ा इस पे बताइए। देखिए, दुक्की पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ दुक्की यदि आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें आपका कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे ठीक है आपके बोलने से क्या होगा, मैं कैसे मान लूं कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान के चलिए कि दुक्की जो है एक समराइज वे, समरी है एक तरीके से, जिसमें क्या होगा कि आप समझ तो जाएंगे टॉपिक को, लेकिन यदि उसके उसके प्रैक्टिकल चीजों को आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, जैसे मान के चलिए कि अयोध्या का जजमेंट अभी आया है, मान के चलिए आपके किसी टॉपिक में अयोध्या का जजमेंट के बारे में पढ़ना हो या वो टॉपिक में पढ़ना है। अब दुक्की यदि देखेंगे तो उसमें अयोध्या के जजमेंट में क्या हुआ नहीं हुआ वो सारी चीजें 2-3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज में लिखा रहेगा, लेकिन उससे क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि इसमें आखिर हुआ क्या, कितना लैंड लिया गया, कितना लैंड किसको दिया गया, मुस्लिम बोर्ड को कितना दिया गया, रामलला को कितना दिया गया, ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन कौन सा व्यक्ति, कौन सा पार्टी कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया है, उसका क्या काउंटर आर्गुमेंट किया गया है, ये चीज आपको नहीं समझ में आने वाला। ये चीज समझ में तभी आएगा जब केसेस को इन लेंथ आप पढ़ेंगे। उसमें टफ है, उसमें समय लगेगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी, टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन यही एक ऑप्शन है। आपने जब लॉ पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जब आपने लॉ अपनी मर्जी से चुना है, तो इतना सेक्रीफाइस करने के लिए आप रेडी रहें। अदरवाइज किसी और दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले पढ़ना है और खुशी खुशी पास भी हो जाए। लेकिन लॉ में ये नहीं चलने वाला है, लॉ में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे इस आप कुछ भी कर लो। कोई भी शॉर्टकट में यदि अभी बता दूं, आपके साथ में इनजस्टिस करूंगा, क्योंकि मुझे भी सजेस्ट किया गया था दुक्की पढ़ ले, मैंने दुक्की पढ़ा जरूर, लेकिन इससे जो हमें आउटकम मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में जो पढ़ना चाहते हैं दुक्की पढ़ लीजिए, या फिर आप में से वैसे लोग जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इन लेंथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, टाइम नहीं देना चाहते हैं, साइड साइड से लॉ बहुत सारे लोग करते हैं, वो साइड साइड से लॉ करने वालों के लिए दुक्की ठीक है। लेकिन ये बात भी आपको मैं बहुत ही बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दूं कि जब मैं कोर्ट में खड़ा होता हूं, बहुत सारे वकीलों को देखता हूं, ऐसे वकील जो दुक्की पढ़ के पास हुए हैं, उनके पास 2 लाइन बोलने में पसीना निकल जाता है। उसका कारण यही है कि वो फॉर और अगेंस्ट में जो चीज पूरे 3 साल आप पढ़े वो पढ़ा ही नहीं, उन्होंने मिस कर दिया। तो आखिर क्या करोगे आगे, कैसे करोगे आगे, मुश्किल हो जाएगा। फिर आप जज बन जाइए, सबसे अच्छा आसान तरीका वही हो जाएगा। लेकिन जो थोड़ा भी यदि आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से लॉ पढ़ें, केस मटेरियल को पढ़ना बहुत जरूरी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर बुक का क्या करें, यदि हम बुक पढ़ना शुरू करते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक आप देखेंगे, बुक ही बुक है, अभी आईपीसी का दिखाएं इतना मोटा, एक एक 2-2 हजार पेज का है, कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए, बुक का पढ़ने का एक तरीका होता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि एक टॉपिक उठाइए, उसके बेयर एक्ट में जाइए, उन तमाम सेक्शंस को पढ़िए। यदि आप में से ज्यादा कोई मेहनत करना चाहता है तो उस पार्टिकुलर टॉपिक का एक अलग तरीके से नोट्स बना लीजिए, और नोट्स में उन तमाम सेक्शंस को लिख लीजिए और उससे रिलेटेड केसेस के बारे में भी बाद में उसका संक्षेप में मेंशन कीजिए। अब बुक को कैसे पढ़ना है, बुक को देखिए पढ़ने का एक तरीका होता है। जहां पे आपको परेशानी आए बेयर एक्ट को समझने में, तभी बुक का इस्तेमाल करें।
यदि आप बुक को शुरुआत से अंत तक सोचेंगे कंप्लीट कर दें तब तो खैर हो गया, एक आईपीएससी कंप्लीट हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। नहीं होगा कंप्लीट, सवाल ही नहीं होता। 5 पेपर होते हैं, पांचों पेपर का पांचों बुक आप पूरे तरीके से नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, सिलेबस बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक आपको ट्रिक मैं बता रहा हूं, इस बात का बहुत जो है विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, लॉन्ग टर्म में काम देगा। पूरे सेमेस्टर में, हर एक सेमेस्टर में 5 पेपर पढ़ना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक। अब क्वेश्चन यह है, दो तरीके का स्टूडेंट मिलेंगे। एक को लगेगा कि हम पांचों पेपर में हम इक्वल एफर्ट डाल करके उसको पढ़ेंगे। ये एक गलत तरीका है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक गलत तरीका है। दूसरा स्टूडेंट ये होगा, वो क्या करेगा, 5 पेपर में से कोई 2 पेपर चूज करेगा और कहेगा कि इस 2 पेपर में मैं जान लगा दूंगा, बाकी के जो 3 पेपर हैं या बाकी के कई बार 2 पेपर हैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं पास हो जाऊंगा, मतलब पास से ऊपर मोर देन एवरेज में पढ़ूंगा। इससे क्या होगा कि जो मेन पेपर है उस पे आपका कमांड बना रहेगा। ठीक है, हर पेपर जरूरी नहीं होता, जैसे कि 30 पेपर आप पढ़ते हैं, 30 पेपर जरूरी नहीं होता, मतलब उस तरीके से। फर्स्ट सेमेस्टर की यदि हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस, आईपीसी, इस दोनों को तो आप जो है एक कंप्लीट तरीके से ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी का जो सब्जेक्ट है टॉट, वो रिलेटिवली आसान है, रिलेटिवली आसान है टॉट। बाकी का कौन बच गया, आपका बच गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अभी यदि आप मोर देन एवरेज पढ़ते हैं ना, एक आगे चल करके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा जो कि कंपलसरी पेपर है, वहां भी आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, तो 2-2 सेमेस्टर में बच जाता है। उसमें आप वहां भी थोड़ा मेहनत करेंगे, यहां भी मेहनत करेंगे, चीजें ठीक हो जाएगी, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एबव एवरेज रखिए। बाकी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो उसका जो ट्रिक है यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए मैं अलग तरीके से बताऊंगा। तो बेसिक जो सिलेबस है उसका हर एक सेमेस्टर में 2 पेपर को आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में जूरिस कीजिए और आईपीसी कीजिए। ठीक है, ये जो मैं सजेशन दे रहा हूं ये बाइंडिंग नहीं है, अपने तरीके से आप कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जूरिस्प्रूडेंस और आईपीसी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। जो टॉट है वो जो है वो आसान है, वो आप कर लेंगे। मतलब टॉट ऐसा है कि यदि आप 15 दिन ढंग से पढ़ेंगे ना तो आराम से पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फिर और तीसरा जो है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ ऑलरेडी मैं आपको इतना पढ़ा दिया हूं कि दूसरा चाहे कोई भी टीचर रहे, वो यदि पढ़ाएंगे तो उसमें शायद ही कोई ऐसा कंसेप्ट हो जो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको नहीं आता है। आपका क्लास शुरू हो गया होगा, क्या आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है आपका फैमिली लॉ के क्लास में, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आता है? नो सर, वही एक क्लास है जिसमें टीचर चाहे जैसा भी पढ़ाए, चूंकि पढ़े हुए हैं तो समझ में आता है। Exactly. सर ऐसा लगता है ज्यादा ही आता है। ज्यादा आता है। एग्जैक्टली। तो नहीं, हमें तो रिकॉर्ड और नहीं हुआ है अभी, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, मतलब और आपने काफी ब्रीफ से पढ़ाया था, मतलब इट्स लाइक कि आपने स्टार्ट किया था बहुत ही बेसिक से, बट वहां पे ऐसा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अलग तरीके का है। ठीक है, सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। वो ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत विद्वान शिक्षक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जरूर अच्छा ही पढ़ाएंगे, मैं यही प्रिज्यूम करके चलता हूं। ठीक है, मेरा प्रिजम्पशन यही होता है। तो फैमिली लॉ में शायद ही कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जिसमें आपको लगेगा कि ये चीजें मुझे नहीं आती है, फॉर्चुनेटली, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बाकी ये पूरा का पूरा मटेरियल आपको मैं एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, कभी भी आप रिवाइज कर लीजिए, और इसमें जो भी रिसेंट अपडेट होंगे वो मैं ऐड करता ही जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। तो फैमिली लॉ से तो आप निश्चिंत हो जाइए। बाकी का जो बच गया जूरिस्प्रूडेंस और आईपीसी, इस दोनों को फोकस कर लीजिए, इतना कर लीजिए कि एकदम बिल्कुल मजबूत हो जाए आपका। टॉट मीडियम मीडियम में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पेपर आपका हो गया। एक और कौन सा पेपर है, एक और कौन सा पेपर बच रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा है। आप देखिए सुनिए मेरी बात, टॉट और जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको एवरेज इसमें मेहनत करना है, एवरेज या एवरेज से थोड़ा ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तरीका मैंने बता दिया, हर एक टॉपिक को उठाना है, उसका बेयर एक्ट का सेक्शन पढ़ना है, उससे जो रिलेटेड है उसको केस को पूरा पढ़ना है। मन नहीं करेगा पढ़ने का, आपको रेशियो ऑफ द केसेस पता नहीं चलेंगे, लेकिन पढ़ना है, बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अपने आप एक समय ऐसा आएगा कि चीजें समझ में आ जाएगी। जरूरत पड़ने पे दुक्की का रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन दुक्की पे जैसा ही आप स्विच करेंगे आपको लगेगा कि इसी को पढ़ लेते हैं, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको बड़े सतर्कता से उसको यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुक्की यूज करें और केस मटेरियल को छोड़ दें। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे उस दिन से आप बैकफुट पे जाना शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको पता चले जरूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म में जरूर पता चलेगा। इसलिए केस मटेरियल को कभी नहीं छोड़ना है, वो कंटिन्यूअसली करते रहना है। ऐसे भी कुछ केसेस आएंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, तो कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जब मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप केस मटेरियल ही नहीं,
उसके अलावा जो पूरा का पूरा केसेस है, मान लो केस मटेरियल में एडिटेड है, कोई भी मान लो जजमेंट यदि 1000 पेज का है, उसको एडिट करके वो 100 पेज में या फिर 50 पेज में डाल दिया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको पूरा पढ़ लें। लेकिन वो तब, अभी के लिए आप इतना लोड मत लीजिए, अभी के लिए कम से कम केसमेट तो पूरा ही पढ़ लीजिए, दुक्की का भी रेफरेंस लीजिए, और बुक तभी रेफर करें जब बेयर एक्ट के कुछ प्रोविजन को समझने में आपको परेशानी आए। अदरवाइज बुक को यदि आप सुनोगे, ऐसा सोचेंगे कि पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 500 तक पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। इसलिए एफर्ट जो देना है, जूरिस्प्रूडेंस में देना है, आईपीसी में देना है, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट को एवरेज रखना है। फैमिली लॉ आपका ऑलरेडी मैं क्लियर करा चुका हूं, आपके पास मटेरियल 35 लेक्चर पड़ा है मेरे एप्लीकेशन पे, उसको यूज कीजिए, मना मैं नहीं कर रहा, उसको यूज कीजिए, इतना बार करना आपको, यूज कीजिए, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जब पढ़ाएंगे शिक्षक तो पढ़ लीजिएगा, केस मटेरियल जब उसको पढ़ने में आसान हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको ये अप्रोच लेकर के, ये मैं एक टॉपिक का बताया हूं, इसी तरीके को आप रेप्लिकेट करते रहेंगे दूसरे टॉपिक के लिए। ये चीज क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात बताइए आप मुझे। यस सर, यस सर। ओके सर। हाँ, इसी तरीके से सर ये आपने जो बताया आपने कि आपका प्लेटफॉर्म जो फैमिली लॉ के ऊपर है, तो हम ये जानना चाहते हैं कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं सर आप, जहाँ पे आप लेक्चर लेते हैं? क्योंकि इनको जो है आप में से जिस भी सेक्शन में हैं, आप इनको प्लीज गाइड कर दीजिएगा। आप जो है इनको गाइड कर दीजिएगा, बाकी सारे लोग जो इस क्लास को ऑलरेडी कर चुके हैं अपने, इनको जो है गाइड कर दीजिएगा, हमारा समय बच जाएगा। ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म है, आप द लीगल इंडियन एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। द लीगल इंडियन करके एप्लीकेशन है, वहां पे हाँ, उनको बता दीजिएगा अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लास में, जिनको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आप कौन है, उनको थोड़ा बेसिक चीज आप बता के मतलब क्लास ज्वाइन करवाइए, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब जो है बेयर एक्ट सबकी आती है क्या? बेयर एक्ट सबकी आती है, जूरिस्प्रूडेंस की नहीं आती है। जूरिस्प्रूडेंस का जो बेयर एक्ट होता नहीं है, और जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि जो आप जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बता दूं, मैं बता देता हूं पहले जूरिस्प्रूडेंस। ये तो मतलब 4 पेपर को आपको ऐसे पढ़ना, आईपीसी, टॉट, फैमिली लॉ और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको यही तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके सामने एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, एक टॉपिक उठाना है, एक टॉपिक में कितने सेक्शंस हैं उसको वहां लिखना है, उस सेक्शन को जहां जहां प्रोविजन है उसको एक जगह जॉट डाउन, उसको लिख लेना है यदि पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज यदि आप वहीं पे आप उसको टिक करना चाहते हैं वहीं कर लीजिए। मतलब कुल मिलाकर के आपको ऐसे करना है, और इस तरीके से यदि करेंगे टॉपिक वाइज तो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो केसेस हैं उसको पढ़ना जरूरी है। एक बात मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है लोग सोचते हैं कि बिना केसेस पढ़े हम निकल जाएंगे। अरे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, जो बेयर एक्ट है वो क्लियर हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक केसेस नहीं पढ़ेंगे तब तक वो एग्जाम्पल आप नहीं दे पाएंगे। केसेस क्या है? केसेस एक तरीके के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, फिजिक्स में एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लॉ में जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे वो केसेस से ही होगा एस्टेब्लिश। यदि हम केस नहीं लिखेंगे आंसर में ना, तो आपको फेल होना निश्चित है, कोई नहीं रोकने वाला। 100% विदाउट मतलब कोई एक्सेप्शन 100% आप फेल होंगे यदि केसेस को मेंशन नहीं करेंगे। सिर्फ आपका जो बेयर एक्ट है उसको लिखने से काम नहीं चलने वाला। एग्जाम्पल देना जरूरी है कि इस फला केस में ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, इसका रेशियो ये था, ये सारी चीज आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए केसेस का लिखना बहुत जरूरी है। केसेस लंबे हो सकते हैं, उसको शुरुआत से ही टॉपिक वाइज जैसा कि मैंने बताया नोट करके, उस टॉपिक में यदि 4 केसेस हैं तो चारों केसेस को लिखिए नाम, और उसमें एक एक पैराग्राफ, पूरा केस पढ़िए, उसका एक पैराग्राफ का समरी बना लीजिए और उसी को आप तैयार करके रख लीजिए। रिवीजन जब आप करेंगे तो बहुत आसान होगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, और रिवीजन जब करेंगे, जब केसेस का नाम आपको याद हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप एग्जाम देंगे तो उस टॉपिक से क्वेश्चन यदि आएगा तो आपके पास इतना सारा मटेरियल होगा लिखने का, कोई परेशानी नहीं है। अदरवाइज यदि आप केसेस नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कई बार जो क्वेश्चन आता है, डीयू का क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरा केस मटेरियल के बीच से दे देगा कुछ। वैसे मैंने आपको बताया ना, केस मटेरियल में क्या होता है, आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट दोनों होता है। कई बार क्वेश्चन दे देगा कि आर्गुमेंट ये है, इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या बताया गया इस केस मटेरियल में। दुक्की पढ़ने वाले वहीं पे खत्म हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा क्या लिखे। लेकिन जो केस मटेरियल पढ़ा है वही वो क्वेश्चन को बना सकता है। क्या आर्गुमेंट था तो उसका काउंटर आर्गुमेंट क्या था, पूरा केस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, दुक्की में पता नहीं चलने वाला। इसीलिए मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि सिर्फ दुक्की पे रिलाय करें। दुक्की पे रिलाय रिवीजन के लिए कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसीलिए मैं दुक्की को यहां लिखा भी। बुक का इस्तेमाल तभी करें जब बेयर एक्ट का कोई भी प्रोविजन आपको समझ में नहीं आ रहा है। बुक उठाइए, उस प्रोविजन को पढ़िए और उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसे रेगुलरली बुक को हमेशा पढ़ना ठीक नहीं है, वो दिक्कत हो जाएगा, आपका टाइम ही मैनेज नहीं हो पाएगा। बुक ही पढ़ना शुरू करेंगे, पता चलेगा कि एक एक टॉपिक जो है 100, 200 पेज में है, कितना पढ़ो।
नहीं पॉसिबल होगा। तो जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, बुक को रेफरेंस के तौर पे यूज कीजिए, रेफरेंस बुक होता है, ठीक है। और धीरे धीरे 3 साल में इतना बार जरूरत पड़ जाएगा और इतनी बार आप पलटेंगे उस पेज को, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये शुरुआत है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये बात समझ में आ गया? यस सर। अभी Yes, sir. हाँ अभी जो, हाँ बताइए 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 बताइए, पूछना है कुछ? सर एक क्वेश्चन, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ अभी कुछ दिन पहले मेरे को कैंपस लॉ सेंटर के स्टूडेंट थे, सीनियर स्टूडेंट थे, हाँ। जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो ये कह रहा था कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है कि एग्जाम लॉ के मार्च के मिड में हो सकते हैं। इज इट पॉसिबल सर? अभी 2 महीना बच्चा है या 1.5 महीना बच्चा है, तो एग्जाम मार्च के या मिड में या एंड में हो जाए? देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये लॉ फैकल्टी कुछ भी कर सकता है, कहना मुश्किल है इसके बारे में, कुछ भी कर सकता है, इसीलिए आप अपने एंड से तैयार रखिए। मैं आपको कभी नहीं बता सकता कि ऐसा नहीं होगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग अंडर द सन, कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ा अजीब सा ये है, किसी का नहीं मानते हैं, इनका सुर चढ़ गया कि लेना है तो लेना है, ये वाली बात है। तो उसके लिए आज ही बात हुई थी टीचरों से, तो टीचरों ने बताया कि मई के फर्स्ट वीक में संभावना है एग्जाम होने की, तो उससे पहले तो नहीं लगता मुझे। तो सर ये ओबीई एग्जाम होगा या ऑफलाइन रहेगा सर? नहीं कह सकते सर, मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। जब तक मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मैं बिल्कुल भी इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं और उसके बाद वो चेंज कर दे। ये पूरा का पूरा डीयू एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट है, मैं नहीं कर सकता इस पे कमेंट। सर एक क्वेश्चन था, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक नॉलेज के लिए बुक तो रेफर कर सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे केस मटेरियल में तो समझ में नहीं आता है। केसेस तो पढ़ना ही पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है, केसेस पूरे पढ़ने हैं आपको, समझ में नहीं आएगा फिर भी पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि सर ठीक है, 4 सब्जेक्ट का समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे पढ़ा जाए, ज्यूरिस कैसे पढ़ा जाए, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। इसमें किस तरीके से पढ़ना है, और ना तो इसमें केस आपका जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट तो इसमें है नहीं, ठीक है। केस मटेरियल हमारे पास जो है वो है, ठीक है। इसमें बुक जो है वो भी है, और इसमें हम किस तरीके से पढ़े, दुक्की भी है, पढ़े इसमें। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ज्यूरिस एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टफ होने का कारण यह है कि ये एक फिलॉसफी की बात करता है। पहले फिलॉसफी और ज्यूरिस्प्रूडेंस दोनों सेम ही हुआ करते थे, लेकिन जब हम डिवीजन करने लगे, हर एक डिसिप्लिन को अलग अलग करने लगे, तो लॉ वाले ने कहा कि देखिए जो फिलॉसफी है बेसिकली, उससे जो हमारा जो है एक स्पेशलाइज्ड फिलॉसफी है, तो ऐसा करते हैं हम इसका नामांकन अलग करते हैं। तो फिलॉसफी को हम हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं, जबकि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को विधि शास्त्र कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें पूरे के पूरे जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उसका निचोड़ होगा। ये ज्यूरिस यदि आपका स्ट्रांग है तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है ना आसान लगेंगे, समझ में आराम से आएंगे। उसके पीछे क्या रीजन है, किसी भी कंसेप्ट के पीछे क्या रीजन हो सकता है, उस रीजन को समझने में आपको ज्यूरिस बहुत मदद करने वाला है। और यदि आप ज्यूरिस को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो एक तरीके के रटने वाला स्टूडेंट आपका हालत हो जाएगा, जो कि आपको सेक्शंस याद होंगे, उस पे केसेस आपको याद होंगे, लेकिन वो सेक्शंस क्यों हैं, यदि ऐसा सवाल आ जाएगा कि आखिर ये प्रोविजन क्यों है, तो वहां पे आप जाकर के फंस जाएंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपके 5वें सेमेस्टर का सिलेबस है, वहां पे जाकर के आपको परेशानी होगी यदि आप ज्यूरिस में ढंग से आपका पकड़ नहीं, ठीक है। शुरुआती दौर में बहुत सारे सीनियर ने हमें बहुत डराया ज्यूरिस, और ज्यूरिस को लेकर के मैं बहुत सतर्क था शुरुआत से ही, और पहले मैं ज्यूरिस को ढंग से पढ़ा और इतना इंटरेस्ट आ गया कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपके 5वें सेमेस्टर में, और उसमें से शायद 1-8% ऐसे पूरे फैकल्टी में, तीनों सेंटर मिलाकर के ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे, ज्यूरिस लेते हैं। और मुझे इतना मजा आ गया इसको पढ़ने में कि दूसरा जो टर्म था उसमें भी ज्यूरिस ऑप्शनल लिया। लोग हैरान थे कि भाई कौन, मतलब आ बैल मुझे मार वाली बात हो गया, अपने से अपना पैर कौन कुल्हाड़ी से काटता है, वही वाली बात। लेकिन वो है कि एक बार मजा आ गया ना इस सब्जेक्ट में तो बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन वो है कि आपको मेहनत जबरदस्त डबल करना पड़ेगा, दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। तो वो चीज है। पर इस पढ़ने का जो तरीका है, मैं आपको ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके टीचर अच्छे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके टीचर अच्छे नहीं होंगे, या फिर यूं कहें कि टीचर अच्छे होंगे फिर भी वो ज्यूरिस में ढंग से नहीं पढ़ाएंगे, या फिर जो भी वजह हो, ये चीज ऐसा देखने को मिलता है तीनों फैकल्टी में। कोई ज्यादा खास इंप्रेसिव शिक्षक जो है ज्यूरिस का नहीं है, और जो है उनको ज्यूरिस पढ़ाने नहीं दिया जाता है, या फिर पढ़ाते नहीं है, वो कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है।
LC1 में जो अंजू वाली टीकू मैम है, जोरिस की ही टीचर है। जोरिस बहुत बेहतरीन पढ़ाती हैं, लेकिन वो आईपीसी पढ़ाती हैं। आईपीसी पढ़ाती हैं तो जोरिस जो है वो बच जाता है। जोरिस के और भी अच्छे टीचर हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो कोई और दूसरे सब्जेक्ट में इंडल्ज होते हैं, इसलिए जोरिस पढ़ाने वाला कोई ढंग का टीचर पूरे तीनों फैकल्टी में नहीं है। कुछ लोग होंगे जरूर, लेकिन आप देख लीजिए, अगर मिले हैं मुझे नहीं। हम लोगों को गुरप्रीत सिंह सर पढ़ा रहे हैं सेक्शन ई में। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। कैसा तो पढ़ा रहे हैं? वो बेसिकली मतलब अभी तो बिगिनिंग, अभी खाली रोमानो जर्मन नहीं पढ़ाया तो ठीक है, फाइन, ठीक बट बेसिकली ही इज इंटरनेशनल वाले। हाँ, बताइए, कोई दूसरा कुछ बोलना चाह रहे हैं? LC2 सेक्शन ई में सुरेन सर पढ़ा रहे हैं, सौरभ सुरेन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। आज शायद उनका 6th क्लास था। ठीक है, कोई बात नहीं। CLC में सेक्शन आई में सोनिया मैम पढ़ा रही, वो भी काफी अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे टीचर जो है अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये सब्जेक्ट जो है चेंज होते रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक शिक्षक यदि इसमें इस सेमेस्टर में ये पढ़ाए तो अगले साल भी वही पढ़ाए, कोई जरूरी नहीं है। ये चेंज होते रहता है और होना भी चाहिए। इससे लर्निंग का ग्रोथ जो है ना शिक्षक का भी बढ़ते रहता है। तो जोरिस देख लीजिए, आपको मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। चूंकि ये बेयर एक्ट नहीं है, इसमें केस मटेरियल को धूम मचा के पढ़ना पड़ेगा आपको। धूम मचा के मतलब धूम मचा के, ठीक है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगा, एक बार पढ़ेंगे आपको मुश्किल से 10 से 15% समझ में आने वाला है, लेकिन उसको पढ़ना है और इसमें क्लास अटेंड जरूर करना है टीचर का। इससे क्या होता है कि कई चीजें आपको क्लियर होती चली जाती है। बुक जो है, 2 बुक इसमें आते हैं। पहला वीडी महाजन का है और दूसरा जो है प्रांजपे का एक बुक आता है। प्रांजपे का बुक आता है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्रांजपे का बुक बहुत ही बेसिक है, वीडी महाजन का उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। इसमें बुक का सहारा लेना पड़ेगा रेगुलरली। जोरिस पढ़ने में बुक का सहारा लेना पड़ेगा और केस मटेरियल का भी। जैसा कि और सारे 4 सब्जेक्ट में मैंने बोला था कि बुक का रेफरेंस के लिए यूज करेंगे, लगातार पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे काम नहीं चलेगा। इसमें बुक आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि उसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए, तभी केसेस समझ में आएंगे। अदरवाइज बाद में जाकर के आपको जो थ्योरी ऑफ स्कूल्स है उसमें कैल्सन और ये सब का है, वो पूरा 4 बार पढ़ लेंगे फिर भी आपको समझ में नहीं आने वाला। और आपको क्या मतलब अच्छे जो लॉ के जानकार हैं उनको भी समझ में नहीं आता है। तो ये वाली बात है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। हाँ बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? जूरिस्प्रूडेंस फिर से एक किताबों का नाम बता दीजिए। वीडी महाजन, हाँ, एक वीडी महाजन का बुक है और दूसरा प्रांजपे का बुक है। दूसरा प्रांजपे का बुक है और पहला जो है वीडी महाजन का। प्रांजपे का बहुत बेसिक है, वीडी महाजन का उससे एक स्टेप ऊपर है। तो आप दोनों को एक बार बैठ करके वहां पे देखिए, पढ़ के जो लैंग्वेज आपको ज्यादा सही लगे वो बुक आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसका दुक्की भी आजकल क्या कर दिया है ना, मोटा कर दिया। सिंगल का दुक्की जो है वो मोटा कर दिया है। एक बार देख लीजिएगा, हमारे समय में बिल्कुल पतला दुक्की था इसका, और उसमें भी कुछ चीज कोई भी मतलब वेस्ट था, वो फालतू था, ठीक है। अभी देख लीजिएगा दुक्की मोटा किया है। मैं अभी रिसेंट वाला दुक्की नहीं देख पाया हूँ, टाइम नहीं मिल पाया है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसमें यदि दुक्की भी आपको पढ़ना पड़ा रेगुलर वे में, ताकि इसको समझना है सब्जेक्ट को, सबसे बड़ी बात है इसको समझना है, तो इसके लिए आप दुक्की का इस्तेमाल जो है जोरिस में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां से समझ में आए उसको पहले कर लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट टफ वाकई में है, ठीक है। तो ये कर लीजिए। जैसे जोरिस का लास्ट चैप्टर होगा राइट्स एंड ड्यूटीज, वो आप पढ़ लेंगे। आपको जब तक टीचर ढंग से नहीं पढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आने वाला है। वो इतना कोरिलेशन और इतना ग्राफ बना करके दे देगा, वो चीजें समझ में नहीं आएगी जब तक टीचर आपको ढंग से नहीं समझाएगा, ठीक है। कोई भी किताब से आपको ढंग से समझ में नहीं आने वाला। तो ये जो चीज है ये टेक्निकल थोड़ा सा है, और चूंकि ये पूरा का पूरा लॉ की बात करता है। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं, और पहले सेमेस्टर में जोरिस दे दिया, और जोरिस कहता है कि पूरे लॉ को समझाने की बात करता है। अरे भैया, कैसे समझ में आएगा? दिक्कत तो इस बात का है। तो फिर धीरे धीरे समझ में आता है, परेशान मत होइए। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो बुक का इस्तेमाल कीजिए, दुक्की का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, और केस मटेरियल तो करना ही करना है। साथ ही साथ अपने क्लास टीचर की बात यहाँ पे माने। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर जोरिस पढ़ा दीजिए। मेरे पास सच में समय का बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मतलब हर दिन 2-4 लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर प्लीज कम से कम एक पढ़ा दीजिए। मैं कोशिश जरूर करूंगा कि जोरिस में आगे देखता हूँ। यदि ऐसा होगा तो आपके जो चैनल है मेरा द लीगल इंडियन यूट्यूब पे, उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वहां से आपको जो है पता लग जाएगा। अदरवाइज मैं किसी को बता दूंगा, वो आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। तो अभी तक बेसिक चीज आपको क्लियर हो गया है कि आखिर कैसे पढ़ना चाहिए। इसमें कोई समस्या है किसी को? जितना मैं बताया हूं तो आप बताइए, इसमें कोई समस्या है तो। नो सर, ऑल क्लियर, सब समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि सर बुक कौन सा लें? बुक कौन सा लें? बुक के लिए मेरे वेबसाइट पे यदि आप जाएंगे, उसमें मैंने बताया है कि कौन सा बुक लेना चाहिए आपको। आप यहां लिख लीजिए द लीगल इंडियन
.in यहाँ पे जाएंगे, उसमें वहां पे एक टॉपिक आपको मिलेगा कि हाउ टू स्टडी इन फर्स्ट सेमेस्टर। वो टॉपिक में जाएंगे, वहां पे आपके लिए ही बुक का नाम, लिंक, सारा कुछ उसमें मेंशन किया गया है। वहां जो भी चीज है उसमें कोई भी डाउट नहीं करना है, वेल रिसर्च्ड है, परेशानी की बात नहीं है, आंख बंद करके उस पर रिलाई किया जा सकता है। आप जाकर के उन तमाम बुक्स को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की बात, आप तीसरा क्वेश्चन है टाइम मैनेज कैसे करें। टाइम मैनेज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि बुक पढ़ने में शुरुआती में ज्यादा समय नहीं लगाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले बेयर एक्ट आप पढ़िए, क्योंकि हमें टॉपिक तैयार करना है। अब आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट करें, उसका आउटपुट यदि नहीं आएगा तो फिर लगेगा कि कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब जब यूनिट वाइज आप पढ़ेंगे, एक यूनिट का पहला टॉपिक उठाया, उसका जो बेयर एक्ट में जो सेक्शंस है उसको लिख लिए हम एक पेज पे, मतलब व्हाइट शीट का पूरा बंडल खरीद लीजिए, मेरा तो यही तरीका था। और उसमें जो है आप जो है सेक्शंस को वहां पे लिखिए, क्योंकि आप जब वहां से पढ़ते हैं और लिखते हैं दोबारा, चीजें रिटेन होती है, लॉन्ग टर्म में जाती है। उसके बाद फिर नीचे लिखें केसेस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उसको केसेस का नाम याद हो जाएगा, ऐसे 2-4 बार लिखेंगे तो। उसके बाद उसमें क्या पूरा केस पढ़िए जाकर के, केस मटेरियल से क्या हेल्ड हुआ है उसको लिखिए। इसमें कोई परेशानी आ जाए, बुक आपके पास है, बुक में जाकर के चेक कर लीजिए। यदि कोई बहुत लंबा जो है केस है तो उसमें क्या करना है, बुक में जाना है, बुक के पहले इंडेक्स के बाद जो है केसेस का नाम लिखा रहता है, वहां पे देखना है कि ये वाला केस कहां पे है, उसको चेक करना है। वो जहां जहां मेंशन होगा जिस पेज पे, उसको एक बार पढ़ लेना है। बेसिक आइडिया आपको केस का मिल जाएगा कि अच्छा इसमें ऐसा हुआ है। उसके बाद केस मटेरियल को टच कीजिए, फिर केस मटेरियल को पढ़िए, आसानी समझ में आ जाएगा। एक तरीका होता है, बुक में पहले संक्षेप में लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मेन केस मटेरियल पे जाइए, उसको पूरा पढ़ दीजिए। इस तरीके से करेंगे आसान हो जाएगा। जब आसान हो जाएगा तो टाइम मैनेज हो जाएगा। और इस तरीके से करेंगे तो कम से कम टॉपिक जो आपका तैयार होगा, आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल होंगे, सब्सटेंटिव मटेरियल होंगे, उसको आप जो है नोट्स बना करके रख लीजिए। कई बार लोग बोल रहे थे ना, आपका ये भी क्वेश्चन था कि नोट्स कैसे बनाए, ऐसे ही नोट्स बनाइए ना, क्या दिक्कत है। उसको स्टेपल करके रख लीजिए, हर एक यूनिट का, हर एक टॉपिक का, और इस तरीके से उसको फेंकते जाइए, मतलब ये कंप्लीट हो जाए, उसको दोबारा शुरू कीजिए। फिर जब रिवीजन एक वीक में, उसको एक बार उल्टा के देख लीजिए, आपने खुद ही लिखा है, खुद ही रिसर्च किया है, खुद ही आपको समराइज में लिखा, आसानी से याद हो जाएगा। फिर 2-3 बार देखेंगे, आराम से याद हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट की बात इस तरीके से करेंगे तो हो गया। उसके बाद केस मटेरियल या बुक, तो मैंने आपको बताया पहले बुक से बस उस केस का मान के देखिए। बुक में क्या होता है, आप मेरी बात समझिए। एक बुक जो है, मान के चलिए कि हम किसी भी बुक का ले लेते हैं एग्जांपल। एक कोई बुक मेरे पास, यहाँ पे कोई भी बुक मेरे पास यदि हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये एक बुक है, ये जो है ये एक बुक है, टॉट का बुक है, ठीक है, टॉट का बुक है, और इसमें कम से कम हमारे पास 700 पेजेस हैं, 700 पेजेस हैं यहाँ पे। अब दिक्कत यह है कि ये 700 पेजेस में पूरे के पूरे टॉट को बताया गया, टॉट में जितना भी चीज है सब कुछ बताया गया। अब एक और एग्जांपल देता हूं, टॉट के कई ऐसे केसेस होंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जो कि एक केस सिर्फ एक केस 1000 पेज से ज्यादा होगा। और इस तरीके से यदि करेंगे तो एक बुक में कैसे कर पाएंगे। इसीलिए बुक में क्या करते हैं, समराइज वे में लिखते हैं, समराइज वे में लिखते हैं। तो कोई भी केस को यदि देखना है, रेफर करना है, तो हम पहले 2-4 बार उसको जो है उस पार्टिकुलर केस को देख लेंगे बुक में, तो उसका समरी पता चल जाएगा। उसके बाद हम जाकर के उस पार्टिकुलर केस को केस मटेरियल से पूरा पढ़ लेंगे, उसका आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, सारा चीज पता चल जाएगा। और यदि हम ऐसा करेंगे टॉपिक वाइज, तो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, सब्सटेंटिव कुछ चीज भी होगा आपके लिए। और उसके बाद जो है आप चाहें तो दूसरे वीक में जाकर के उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर वो चीजें रिटेन हो जाएगी। और इसी तरीके से आगे जो है करते जाइएगा। हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ही स्टार्टिंग कीजिए, जो उसमें थोड़ा प्लान अलग कर दीजिए, और इस तरीके से करेंगे तो वो भी हो जाएगा। बैलेंस कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि इसी तरीके से बैलेंस होगा। स्टार्ट कहां से करें, सबसे पहला स्टार्ट बेयर एक्ट से करेंगे। बेयर एक्ट के उन प्रोविजंस को, सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस को आपको चेक करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। हमारे पास एक यहाँ पे केस मटेरियल है प्रोफेशनल एथिक्स का, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब इसका यदि हम पहला टॉपिक यहाँ पे उठा करके देखते हैं, तो पहला टॉपिक जैसे ही आप देखेंगे ना, उसमें लिखा रहेगा कि हाँ जी पहले टॉपिक में क्या पढ़ना है और कौन से केसेस यहाँ पे है और कौन कौन से सेक्शंस हैं। हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतने ही सेक्शंस को यहाँ पे नोट डाउन करने हैं, इतना हो जाएगा। बाद में फिर डिटेल में हम पढ़ते रहेंगे, पहले तो मिनिमम जो है पास होने लायक तो कर लेते हैं। तो पहले इस तरीके से करेंगे। हर एक यूनिट में आपको बताया गया है कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा इसमें केसेस है, तो उतना ही पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है बाकी की चीजें बाद में हम पढ़ेंगे। और बुक में यदि उलझ जाएंगे तो उतना भी नहीं हो पाएगा और आपके पास कुछ मटेरियल मिलेगा नहीं, फिर वो याद ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो व्हाइट पेज रखिए, ठीक है, और वहां पे इस तरीके से टॉपिक वाइज काम करेंगे, चीज हो जाएगा। स्टार्ट कहां से करें, बेयर एक्ट से कीजिए, आपको मैं बता दिया हूं। जोरस कैसे पढ़ें वो भी बता दिया हूं। उसके बाद है पूरा दिन वैसे निकल जाता है। यदि इस तरीके से करेंगे तो पूरा दिन निकल भी जाए, फिर भी कुछ ना कुछ आपके पास जो है रहेगा और उसको बाद में आप रीयूज कर सकते हैं, रिवीजन करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद लैंग्वेज टीचर का समझ में नहीं आता, देखिए इसके लिए मैं क्या करूं, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत सारे शिक्षक फास्ट हैं, अब टीचर को तो मैं नहीं कर सकता कंट्रोल, आपको इस तरीके से करेंगे ना तो उनको आप पकड़ लेंगे, उनको स्लो करना एक गलत अप्रोच, उनको रहने दीजिए, कोई बात नहीं, फास्ट रहने दीजिए, आप थोड़ा जो है मेहनत कर लें, तो आप जब फास्ट हो जाएंगे तो वो भी फास्ट हो, दोनों एक ही पैरेलली चलेंगे। बुक कैसे कौन सा लेना है मैं आपको बता दिया, www.thelegalindian.in पे जाकर के एक आर्टिकल मेरा है, आप कहेंगे तो मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, या चेक कर लेना जाकर के हाउ टू स्टडी इन फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें आप चेक करेंगे तो सारे बुक का नाम और लिंक सारा कुछ उसमें अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से यूज कर सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने इस तरीके से बताया है, इस तरीके से दिए पढ़ेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कोई एक वीक में यदि आप सोचेंगे कि एक वीक पढ़ करके ये चीज हो जाएगा, नहीं होने वाला। आपने जब लॉ लिया है तो अपना कंफर्ट को थोड़ा सा अलग कर दें। कई बार जैसे आप अभी कितना 12 बज गया ना, अभी तक मैं डिनर नहीं किया, मैं बाहर गया, कुछ काम से गया, कब किसका फोन आ जाएगा, क्या मुसीबत आ जाएगी, यू नेवर नो। मुझे खुद नहीं पता होता कि कब क्या मुसीबत आ जाएगा, किसका फोन आएगा, और मुझे जाना पड़ेगा, मुझे उसका काम करना पड़ेगा। ये क्यों ऐसा है, उसका कारण यही है कि जब आपने लॉ लिया है ना, तो थोड़ा सा ये कंफर्ट को आप ध्यान उसको हटा दीजिए। यदि मैं आज क्लास आपका अभी नहीं लेता तो कल भी नहीं ले पाता, मेरे पास पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब मेरे पास समय नहीं मिल पाता, फिर रात में मिलता, फिर वही बात है। इसीलिए मैंने अभी जस्ट मैं बाहर से आया, जब आपको मैसेज किया मैं कि क्या मैं क्लास ले लूं, तब मैं बाहर था, अभी आया हूं और सबसे पहले आपको मैं खत्म किया कि यहाँ पे इसको सिस्टम इनका जो है खत्म करो, क्योंकि परेशानी है। तो इस तरीके से आपको सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे, और सिर्फ लॉ के दौरान ही नहीं, लॉ के बाद भी करना पड़ेगा। यदि आप ढंग से प्रोफेशनल एथिक्स को पालन करेंगे तो करना पड़ेगा। अपना कंफर्ट को आप जो है छोड़ दीजिए, कब कौन फोन कर देगा, गांव वाले कर देंगे, कोई और कर देगा, और क्या करेंगे, ये हमारा काम ही है। और नहीं करना था तो कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते ना, कौन मना किया था। लॉ लेने का मतलब यही है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। तो ये चीज, अपना कंफर्ट को खत्म कर दीजिए। आप लोग ग्रेजुएशन से अभी करके आए हैं, थोड़ा सा कंफर्ट वाली बात होगी, चिल करने वाली बात होगी, वो सब तो ठीक है, अपने जगह पे होते रहेगा, लेकिन इतना जो है आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि नोट्स मैंने आपने पूछा था, नोट्स मैंने जो तरीका आपको बताया है, यदि आप ढंग से इसको फॉलो अप करते हैं ना, बढ़िया नंबर आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कह सकते हैं कि सर आपका कितना आया था, क्या आप इक्वली कॉम्पिटेंट है भी बताने के लिए या नहीं है। जो नए आए हैं मे भी आप नहीं जानते होंगे, हाँ जी मेरा अच्छा खासा ठीक ठाक परसेंटेज आ गया था, मेरा ओवरऑल मोर देन 62 पॉइंट कुछ था, 62.5 के आसपास। ज्यूरिस्प्रूडेंस में दोनों सब्जेक्ट में मेरा जो है 60% से अबव रहा है, दोनों में। कई लोग पास होने के लिए जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, और दोनों सब्जेक्ट में दोनों बार ज्यूरिस लेकर के और दोनों बार 60 से अबव लाना थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक माना जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ये फॉलो करना नहीं करना आप पे डिपेंडेंट है, आप पे डिपेंड करता है। यदि आपको लगता है कि जो मैं बता रहा हूं ये लॉजिकल है, क्योंकि इतना दिमाग आपके पास भी है जब आप लॉ पढ़ रहे हैं, तो आप फॉलो कीजिए। यदि आपको लगता है कुछ और तरीका इसको अपनाया जाए, वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस इज नॉट बाइंडिंग एट ऑल, वो आपके ऊपर है। इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो है हम कहते हैं ना कि जैसे एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन का हाईकोर्ट यदि कोई डिसीजन दिया है, जैसे अभी माननीय मुंबई हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि पोक्सो एक्ट में इस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा, पोक्सो एक्ट में हम नहीं लाएंगे, तो क्या वो डिसीजन दूसरे जगह पे दिल्ली में बाइंडिंग होगा क्या? तो कहते हैं नहीं जी बाइंडिंग नहीं होगा, उसका परसुएसिव वैल्यू होगा। माने तो मान ले, नहीं माने तो नहीं मान ले। वही बात है, मैं जो बोल रहा हूं उसका परसुएसिव वैल्यू होना चाहिए। आपकी मर्जी, आपको लगे सही तो मानिए, नहीं सही लगे तो कोई बात नहीं, किसी और तरीके से मानिए। तो इस तरीके से मैं आपको ओवरऑल पिक्चर में बता दिया हूं कि कैसे आपको पढ़ना है, ताकि आप परेशान नहीं हो और अपना जो एफर्ट है, जो मेहनत है, उसको सही डायरेक्शन में करें। अदरवाइज दिक्कत यह होगा कि आप एफर्ट तो पुट करेंगे वहां पे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और फिर लगेगा कि छोड़ देते हैं इसको, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए सर, पूछिए। सर जैसे आपने तो इतना कुछ बताया, आप ये बता दीजिए कि हाउ टू राइट एन आंसर एंड व्हाट नॉट टू राइट इन द एग्जाम। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है इनका, और मैं इसे जरूर बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या नहीं लिखना चाहिए। तो स्टोरी, एक केस है 40 पेज का, क्वेश्चन आ गया, आप सोचे कि इसमें सारा स्टोरी भर देते हैं, स्टोरी नहीं लिखना है। केसेस, जो केसेस का एसेंस है, जिसको हम रेशियो ऑफ द केस कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ेंगे व्हाट इज रेशियो ऑफ द केस, उस रेशियो को आपको पहचानना है। रेशियो के बारे में लिखना है। एक आंसर में
एक आंसर की बात कर रहे हैं तो एक आंसर में कम से कम 5 केसेस लिखने हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस लिखने हैं, मतलब सेक्शंस हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो तो आर्टिकल्स हो, वो लिखने हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, पहले सेक्शंस लिखने हैं, उसके बाद केसेस लिखने हैं, उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का यदि कोई रिपोर्ट है तो उसको लिखना है। धीरे धीरे इन चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अभी जो रेप का लॉज है वो चेंज हुआ 2013 में के बाद, मतलब 12-13 के बाद ये सारी चीजें चेंज हुई, उसमें कमीशन बैठा, क्या क्या फाइंडिंग थे, इसके ऊपर भी आप चाहे तो आईबीसी में जब जरूरत तो आएगा सेक्सुअल उसमें जो ऑफेंसेस वाले टॉपिक्स में, तो उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो क्वेश्चन होगा आपका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, उसका एनालिसिस करना है और उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। इतना लिखना ही पड़ेगा। यदि आप इसके बजाय इतना बड़ा सिर्फ स्टोरी लिख देंगे, इतना वॉल्यूम में स्टोरी सेम ही होगा, सेम केस मटेरियल का लिख रहे हैं, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। हमें और भी चीजें उसमें पुट करने पड़ेंगे, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, एनालिसिस लिखना पड़ेगा, कमीशन का कोई रिपोर्ट है वो लिखना पड़ेगा, लीगल प्रोविजंस को बताने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। और उसके बाद उसके बेसिस पे जो केसेस हैं उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कोई माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा है, उसको उसका रेशियो को लिखना पड़ेगा। वो एक पेपर जो है, एक यदि केस है, यदि 40 पेज का है जो बेयर हैंस जॉर्ज का है, लेकिन हमें उसमें ये लिखना है कि इंटेंशन का मतलब क्या होता है, उसको यूज करके और उस स्टोरी को इस तरीके से रिड्यूस करना है कि आपका एक ही पैराग्राफ में वो हो जाए। तो स्टोरी, बहुत सारे लोग बोलते हैं पेज ही तो भरना है, आपको आदत होता है ग्रेजुएशन वाला, पेज भर देते हैं, पता चला जो है 2-2 एक्स्ट्रा सीट लेकर के लिखे और आ गया, फेल हो गया। तो वो गलती नहीं करना है, स्टोरी वाला काम जो है वो नहीं करना है। तो ये तो हो गया कि क्या नहीं करना है। अब क्वेश्चन आ गया कि क्या करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्या आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, लीगल प्रोविजंस को लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। और ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आपके पास बुक है, जब आपके पास जो है बेयर एक्ट है, तब तो समझ में आ जाएगा कि ये वाला सेक्शन यहाँ पे है। जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला सेक्शन किस में लगेगा, कहाँ पे है, वो याद नहीं रहेगा। वो याद तभी रहेगा जब आप इस तरीके से फॉलो करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। खुद से लिखेंगे, खुद से रिवाइज करेंगे, तभी याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहने वाला। इसलिए सेक्शंस को याद रखेंगे। सेक्शंस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आया तो हम लिखेंगे कि इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन ये जो प्रोविजंस है ये रिलेटेड है, इस प्रोविजन में बेयर एक्ट में ये कहा गया है, इसका मतलब जो है ये होता है। और उसके बाद केसेस से बताएंगे कि ये मतलब इसलिए होता है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ईस्वी में ये चीज जब आया क्वेश्चन उनके सामने तो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया था। और इसीलिए मेरा भी क्या होगा, और या फिर यदि लॉ कमीशन का रिपोर्ट है तो वहां पे बोल देंगे, या फिर उसके बाद जब कंक्लूजन लिखेंगे तब बोलेंगे कि भैया इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है तो इसका जो कंक्लूजन मैं इस तरीके से करता हूं। लेकिन कई बार ऐसे भी मौके आएंगे जब आपका ओपिनियन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से डाइवर्स होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। उस सिचुएशन में भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विथ ड्यू रिस्पेक्ट जो है आप सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उससे डिसोसिएट कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लिखा जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो चीज अभी आप कैपेबल नहीं है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे जजमेंट होते हैं जिसमें लगेगा कि नहीं, ये जो है तार्किक जजमेंट नहीं है, इसके बजाय हम कुछ दूसरा कंक्लूजन दे सकते हैं। क्योंकि आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, कल को आप ही जाकर के जज बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये चीज भी कर सकते हैं। लेकिन विथ ड्यू रिस्पेक्ट हमेशा ऑनरेबल वर्ड का यूज करना है, इसको आदत डाल लीजिए। यदि आप जो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे कोर्ट को, वो आपका आंसर चेक करने वाला पूरा का पूरा आंसर काट देगा और ऊपर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ये चीज आपको धीरे कभी मैं और बताऊंगा। फिलहाल तो बेसिक जो चीज है वो मैं बता देता हूं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको एग्जांपल देकर के कभी और बताऊंगा, ठीक है। और पूछिए, दोनों क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बताइए। सर एक सवाल था कि मतलब जो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या वर्ड बाय वर्ड लिखना है कि हम अपना जो इंटरप्रिटेट करेंगे उनके शब्दों का वो लिख सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है उसको क्या हम एग्जैक्टली उतार दें या फिर अपने वर्ड में लिखें? अरे भाई हम लोग ह्यूमन बीइंग है, रोबोट थोड़ी ना है, सब कुछ याद नहीं हो सकता। उसको हम अपने तरीके से लिखना ज्यादा बेटर होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि बहुत इंप्रेसिव होते हैं, उस कुछ स्टेटमेंट्स को अलग से जब नोट्स बनाएंगे ना तो आपको मजा आएगा। मैं आपको बताऊं, बहुत मजा आएगा। केस मटेरियल जब आप पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे लाइन मिल जाएंगे जो आपको लगेगा क्या बात है। इसीलिए इसको लर्नर बोलते हैं। आखिर कोई मजाक बात नहीं है, ये जज है तो इसका मतलब यही इतना बढ़िया लिखेगा कि आपको वैसे याद हो जाएगा।
उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको ध्यान में रखिए और अपने लैंग्वेज में लिखिए और उसको इन्वर्टेड कॉमा में बता दीजिए। इन दिस पर्टिकुलर केस माननीय जज का नाम भी याद हो जाएगा, यदि आपको इंटरेस्ट आ गया ना तो जज का नाम याद हो जाएगा। तो लिखिए ऑनरेबल जस्टिस दिस हैज हेल्ड दैट, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके वो लाइन जो है 2-4 लाइन का, उसको यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन अपने शब्दों में कर दें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा जो है इसमें, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ पूछना है? थैंक यू सर। पूछिए, कुछ पूछना है? नहीं, प्रॉब्लम है सर। हाँ पूछिए। सर ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहा था मैं सर, मैं LC1 D में हूँ सर सेक्शन। सर अमित सर पढ़ाते तो हैं बट समझ में नहीं आता पढ़ा कहाँ से रहे और टॉपिक कहाँ खत्म हो, टॉपिक ही नहीं मिल पाता मुझे। कोई बात नहीं, मैं जो आपको बताया जो तरीका ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने का, एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को आपको जो तरीका बताया गया ऊपर में ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने का, वहां से स्टार्ट कीजिए। देखिए मैं आपको एक ट्रुथ बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि यदि स्टूडेंट के लिए टफ है तो क्या टीचर के लिए टफ नहीं होगा क्या? अरे टीचर भी कभी स्टूडेंट था ना, वो ऐसे ही आप यदि वो ढंग से नहीं पढ़ करके आएंगे, वो ढंग से डिलीवर नहीं कर पाएंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में, ये बात भी क्लियर है। तो ये बात कई बार ऐसा होता है कि टीचर प्रिपेयर होकर के नहीं आते हैं, ऐसे भी शिक्षक हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं प्रिज्यूम करूंगा कि एक शिक्षक का जो काम है कि वो प्रिपेयर करके लाए, वो प्रिपेयर करके लाने की बात को मैं प्रिजम्पशन लेता हूं। जैसा कि स्टेट जो कोर्ट है वो क्या करेगा, क्रिमिनल लॉ में आप पढ़ेंगे, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम करेगा कि जो भी उसके पास आया है वो इनोसेंट है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस का कांसेप्ट है जो कि आईपीसी में यूज होता है। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि वो बंदा इनोसेंट है। आप अजमल कसाब का केस ले लीजिए, अजमल कसाब का साफ दिख रहा है कि वो बंदूक चला रहा है, जो लोगों की जान ले रहा है, उसके बावजूद भी जब वो कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम करेगा, वो इनोसेंट है। तो हमें यही प्रिजम्पशन रखना चाहिए कि टीचर जो है वो प्रिपेयर करके आएंगे, बाकी वो नहीं आते हैं वो फिर मैं क्या बताऊं, मतलब कोई भी कमेंट में नहीं कर सकता इसके ऊपर। ठीक है, फिर आप अपने को खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, यही एक तरीका है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कोई प्रिपेयर कर रहा हूं बट सर इसमें इतने सारे चैप्टर हैं और केस लॉ के मैथ से करना पड़ेगा, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, दुक्की से नहीं पढ़े, पूरा का पूरा जो सिस्टम मैंने बताया है करना पड़ेगा, लॉ का रिक्वायरमेंट है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे वकील, अच्छे जज और ये चीज बन सकते हैं। इतना पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में यदि मुझे समय मिलता है, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा, यदि कुछ ऐसा होता है, प्लान बनता है, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, इत्तला करूंगा कि मैं ये कर रहा हूं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता। ठीक है, आगे बताइए, कोई और लेजिटिमेट क्वेश्चन यदि है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट और आपके पास। सर मेरा डाउट जो था कि जैसे सपोजिटली CLC वालों के कुछ टीचर्स नहीं उनको समझ में आ रहे हैं तो LC1 में क्लास ले रहे हैं, और जैसे LC1 वालों के नहीं आ रहे हैं वो CLC में ले रहे हैं, तो जैसे तो वो ऑलमोस्ट 8 to 6 या 8 to 7 ही हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर मतलब इंटरचेंज करके ले रहे हैं, तो पूरा दिन ही उसमें चला जाता है। ठीक है, क्लासेस में सेल्फ स्टडी का इतना बचता नहीं स्कोप। ठीक है, यदि ऐसा है नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपने ही क्लास में लें। अब मैं अपनी बात बताऊं, आपका तो चलो ऑनलाइन चल रहा है ना, जब मेरा ऑफलाइन चलता था, मैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 7 साढ़े 7 बजे तक मैं फैकल्टी में ही रहता था। कुछ टीचर CLC में अच्छे थे, उनका क्लास लेता था, कुछ LC1 में तो हमारा अपना बाय चॉइस था, तो LC1 में तो टीचर थे उसका तो क्लास लेना ही लेना है, अदरवाइज अटेंडेंस ही पूरा नहीं होगा। कुछ जो टीचर थे वो LC2 में थे, LC2 में थे अच्छे, वहां भी जाता था। जब वो उस समय की बात बता रहा हूँ जब ऑफलाइन हुआ करता था, एफर्ट डालने पड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं। अभी तो ऑनलाइन है फिर भी आसान है, ठीक है, तो वो चीज आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें क्या है कि जब आप 2 क्लास कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रिवीजन भी तो हो रहा है, और साथ के साथ यदि वैसा जैसा कि मैंने आपको बताया उस तरीके से करें, देखिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने ही सेक्शन में करके देख लीजिए, और जो मैं तरीका बताया हूं उसको करके देख लीजिए। यदि वहां से काम चल जा रहा है तो फिर दूसरे क्लास में जाने की जरूरत नहीं, इस तरीके से हो सकता है। सर एक क्वेश्चन है सर, अभी मैं किसी सीनियर के साथ बैठा हुआ था, हाँ। उन्होंने बोला था कि एग्जाम में मे वर्ड जो है यूज कीजिएगा, शेल वर्ड मत यूज कीजिएगा, इसका क्या लॉजिक है सर? कौन सीनियर थे सर? कोई है कैंपस लॉ सेंटर से मेन थे, तो उन्होंने 5th सेमेस्टर में होंगे अभी, तो उन्होंने बोला कि शेल वर्ड का मत यूज कीजिएगा, जब आपके अपने ओपिनियन की बात आती है तो मे वर्ड यूज कीजिएगा।
ठीक है, इसका कोई लॉजिक है? हाँ लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है। ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं। जब हम आईपीसी पढ़ेंगे, आईपीसी जब पढ़ेंगे और आईपीसी में जब आप बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग तरीके का वर्ड इसमें मिलेगा। उसमें एक वर्ड में मिलेगा, दूसरा वर्ड यहाँ पे सेल मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे कई बार आपको कैन का यूज होगा, कई बार ये होगा मस्ट होगा, मस्ट डू इट, ठीक है। कई बार ये होगा डायरेक्ट, DIRECT, आई डायरेक्ट यू टू डू, पुट ऐसा बोलेगा, आई डायरेक्ट यू टू डू दिस दिस दिस, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली जो यूज होता है मे और शैल होता है। शैल की जब हम बात करते हैं तो शैल मतलब होता है मैंडेटरी, इट इज मैंडेट ऑन द पार्ट ऑफ लॉ कि ये चीज करना ही करना है। अक्सर जो कोर्ट होती है, कोर्ट इसको यूज करती है शैल, ठीक है। मतलब यदि कोर्ट को किसी को डायरेक्शन देना है तो वो शैल यूज करेगी। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी चलेगी आपको कि आप जब मन किया तो आइए, मन किया नहीं आइए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आप ये कीजिए और रिपोर्ट मेरे पास लाइए। ये एक डायरेक्शन का मतलब एक ऑथोरिटी को शो करता है। तो इसीलिए मैं जहां तक समझ पाया हूं, आपके सीनियर ने जो बताया है उसको मैं यदि हम इंटरप्रेट करें तो मैं ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और आंसर लिखते हैं तो आपका जो है कहीं ऐसा ना हो कि चेक करने वाले के साथ ईगो क्लैशिंग हो। यहाँ पे हम यदि पोलाइट वर्ड यूज करते हैं तो अच्छी बात होगी। ये तो बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन में किया, लेकिन एक यहाँ भी ऑप्शन आएगा कि जब हम किसी एक्ट को पढ़ रहे हैं और उस एक्ट में ही यदि शैल वर्ड का यूज किया गया है तो फिर हम अपने आंसर में भी शैल वर्ड का यूज करेंगे और बताएंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में यदि पार्लियामेंट ने शैल वर्ड का यूज किया है, इसका मतलब वो कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहते किसी को, वो करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो ये मैं एकदम बिल्कुल ब्लैंकेट कवर नहीं डालूंगा इस पे, एक दोनों इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया, इनका क्या कहना होगा मैं वो भी बता दिया। और यदि किसी एक्ट में शैल वर्ड का यूज किया गया है उसको भी लिखना जरूरी है, और हम उसमें लिखेंगे यदि पार्लियामेंट ने इसे शैल वर्ड का यूज किया है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा, और वो नहीं चाहते इस तरीके का डिस्क्रिशनरी पावर जो दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल अभी प्रेजेंट केस की यदि हम बात करते हैं, यदि हम प्रेजेंट केस की बात करें, पता नहीं कहां चला गया एक्ट मेरे पास, चलिए छोड़िए। अभी जो है पोक्सो एक्ट का जो अभी आया है, पोक्सो एक्ट के सेक्शन 7 और 8 की यदि बात करें जो मुंबई कोर्ट में ने अभी दिया है और काफी कंट्रोवर्शियल है, उसमें लिखा है कि जो जुडिशरी जजेस जो हैं उनको मिनिमम 3 साल का पनिशमेंट देना ही देना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, 3 साल देना ही देना है, और मे एक्सटेंड टू 5 years, ये वाली चीज है। अब वहां पे यदि लेजिस्लेचर शैल यूज कर दिया तो मतलब यह है मैंडेटरी हो गया कि उतना तो देना ही देना पड़ेगा। इस पे यदि बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम यही लिखेंगे ना कि भैया एक्ट में शैल दिया गया है, वो मैंडेटरी है, हम इसको रिलैक्स नहीं कर सकते, वहां पे तो लिखना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है, जब हम खुद का कंक्लूजन लिखते हैं, खुद का ओपिनियन देते हैं, वहां पे हम रिलैक्स बिल्कुल एक ऐसा वर्ड यूज करना चाहते हैं ताकि किसी के ईगो का क्लैशेस नहीं हो, कहीं ऐसा ना लगे चेक करने वाले को कि ये जो है ऑथोरिटी के जैसा बिहेव कर रहा है। हम कोर्ट थोड़ी ना है, अरे हम एक स्टूडेंट है, तो हमें अपने ओपिनियन जहां पे एक्सप्रेस करना है वहां पे मे, कैन, इस तरीके का वर्ड यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। शैल, मस्ट, डायरेक्ट ये सब का यूज नहीं करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गई बात? हाँ, थैंक यू सर। ओके, चलिए, तो कुल मिलाकर के मुझे विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा इस लेक्चर से। बाकी एक और चीज मैं आपको लास्ट वर्ड बताना चाहूंगा, लास्ट बात, एक बार रुक जाइए 2 मिनट, लास्ट बात ध्यान से समझ लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि वो करंट इवेंट को यूज करके आपको क्वेश्चन पूछ देंगे। करंट इवेंट जो चल रहा है मार्केट में उसको यूज करके पूछ देंगे। अभी पॉक्सो का चल रहा है ना, आईपीसी आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम कर देंगे। यदि आप करंट इवेंट नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो करंट इवेंट जरूर आप पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। लॉ स्टूडेंट यदि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है तो लॉ स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं। लॉ स्टूडेंट को ये एक इनहेरेंट फीचर है कि वो कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ेगा। आपको आपकी सुविधा के लिए आप चाहें तो मैं एनालिसिस करते रहता हूं। अब इस चैनल पे भी आप चाहें तो कुछ लीगल वहां से करंट अफेयर्स आपको वहां से फायदा मिल जाएगा। आप चाहें तो द लीगल इंडियन चैनल को एक बार देख लीजिएगा, जो करंट इवेंट है वो आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। क्या पूछना चाह रहे हैं, कोई पूछना चाह रहे हैं, कुछ पूछिए। सर मैं पूछ रहा था, जो उसके केस मेट के जो सेंटेंस होते हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं, तो मुझे अभी पढ़ने में उनको टाइम लग जाता है। वो हमेशा मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ होता है? सबके साथ होगा ये चीज, और इसको सॉल्व करने में कम से कम 1.5 साल लगेंगे, कम से कम 1.5 साल लगेंगे। ये कोई महीना 2 महीना में नहीं शॉर्ट जो है खत्म होने वाला, कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे, और इतना टाइम देना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन नहीं है, सबके साथ ही प्रॉब्लम होगा, डोंट वरी, ठीक है।
2 मिनट और है। छोटा सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप जूरिस्प्रूडेंस की बात बता रहे हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या ज्यादा मतलब कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं? वो सारे इस तरीके से क्वेश्चन का फ्रेमवर्क होता है कि हर एक टॉपिक से पूछा जाए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, उससे जैसे हर एक टॉपिक का अपना अपना वेटेज होता है, तो हर एक टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, तो आप किसी को स्किप नहीं कर सकते हैं, हर चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी पढ़ना चाहिए। डोंट वरी, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी तो बिल्कुल सब पे जो 2 मेन फोकस कर लीजिए, 2 पेपर, और उस पे जो है अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जूरिस्प्रूडेंस और आईपीसी पे कीजिए। बाकी कोई दूसरा यदि कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को कर ले, डिपेंड करता है कि आपका कहाँ एम है, वो आप चूज कीजिए। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो उस तरीके से चूज कीजिए। कोई 2 पेपर में बिल्कुल जान लगा दीजिए, बाकी को एवब एवरेज रखिए। इस तरीके से करेंगे तो 5-6 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर में यदि 2-2 3-3 पेपर भी हो जाएगा तो 6 18 15 पेपर तो कोई नहीं रोक सकता। 15 पेपर के मास्टर हो जाएंगे आप। 15 पेपर कोई भी एग्जाम ले लो, जुडिशरी ले लो, पीपी का ले लो, कोई और एग्जाम ले लो, 15 पेपर में बहुत सारा आपको कोई रोक ही नहीं सकता, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, मैं आगे बताता रहूंगा अपने चैनल पे कि कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर पे ज्यादा देना है, जोर देना है, उसके बारे में अपने चैनल पे वीडियो बना दूंगा। आप वहां से चेक कर लेना, वहां पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में कभी ना कभी बना दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, द लीगल इंडियन चैनल पे मिल जाएगा। और कोई बात? 1 मिनट और है, क्या मुझे दोबारा ज्वाइन करना है? आपका जो है क्वेरी खत्म हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज मैं दोबारा भी ज्वाइन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए। नहीं सर, हो गया ऑलमोस्ट। सर आप जो ग्रुप बता रहे थे वो ग्रुप का लिंक बता दो मुझे, क्योंकि मैं पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ। ग्रुप का लिंक कौन सा ग्रुप? आप द लीगल इंडियन चैनल पे कीजिए, वहां पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बाकी आप द लीगल इंडियन एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, वहां से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।